हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, इस वीडियो में हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आप ये समझिए कि इसके अंदर सिर्फ करंट अफेयर नहीं, आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना आपके लक्ष्मीकांत के स्टैटिक पोर्शंस, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर वो न्यूज़ के अंदर आ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंपॉर्टेंट हो गए। पहले के जो 2017 का 15 का पेपर है EPFO का, उस बेसिस पे हमको नहीं चलना है, थोड़ा एडवांस लेवल लेके चलना है। तो इस वजह से ये करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक पोर्शन ही आप इसको कह सकते हैं, दोनों का मिक्सअप है, उसको करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, स्टार्टिंग करते हैं विप से। विप जो है वो आपके पार्लियामेंट चैप्टर का टॉपिक है, जो कि करंट अफेयर के अंदर था। ठीक है, तो यहाँ पे विप क्या होता है, एक बेसिकली एक ऐसा पर्सन जिसको कि आप पार्टी का ऑफिशियल कह दीजिए, कि जो पार्टी की तरफ से काम करता है, कि पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं जिसमें उनको वोट करना है, उनके जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो प्रेजेंट है या नहीं है, उनके अंदर डिसिप्लिन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो एक पर्सन मेंटेन करता है एक पार्टी की तरफ से, उसको हम क्या कह देते हैं, विप कह देते हैं। तो ये क्या है, एक ऑफिशियल है पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि पार्टी की जितनी भी चीज़ें होती है उनको एनफोर्स करता है, तो एनफोर्सर हो जाता है। ये आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर है, दे जो इसका रोल रखा है वो पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे जो विप होता है वो होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि पार्टीज का जो एक सीनियर मेंबर होता है उनको वो चूज करती हैं और अपॉइंट कर देती हैं कि आप जो है अब विप है, चीफ विप है। ठीक है, अब ये जो काम है कि जो विप का काम है, ये कहाँ से आया इंडिया के अंदर, तो हमें पता है कि सोर्सेज हमसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो इंडिया ने ये जो कंसेप्ट लिया है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया है। तो ये प्रीलिम्स का पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद ये याद रखना है कि कौन सा मेंबर होता है, तो वो सीनियर मेंबर होता है। काम क्या होते हैं विप के, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वो जो अपने फेलो पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको इंश्योर करते हैं कि वो वोटिंग सेशन को अटेंड कर सके और जिस अकॉर्डिंग पार्टी चाहती है वैसे वोट कर सके ऑफिशियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ पे पेपर में नोटिस करेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है विप के साथ आपको दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। एक तो ये दिया जा सकता है कि वो पार्टी एनफोर्सर होता है या सीनियर मेंबर होता है जो कि रूल्स रेगुलेशन को एनफोर्स कराता है, और दूसरा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाके देखते हैं तो एक रिटर्न फॉर्म में जो है मतलब कि जो विप है उसको क्या कहा गया है कि वो एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो कि पार्टी मेंबर्स को मानना होता है फॉर वोटिंग। तो आप ये देख लीजिएगा, अगर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट है तो आप उस पर टिक करके आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि विप्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आता है वन लाइन विप, जिसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनको जाके बताना होता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर आपको वोटिंग करनी है, तो वो आपका वन लाइन विप हो जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ जो मेंबर्स होते हैं उनको ये देखना कि वो जो है वो पार्टी के अकॉर्डिंग वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी वन लाइन विप का ही काम आ जाता है। फिर आ जाता है सेकंड टू लाइन विप, जो कि डायरेक्ट मेंबर्स को जो है इशू करता है कि आपको जो है वोटिंग के टाइम में पार्लियामेंट के अंदर या हाउस के अंदर प्रेजेंट होना ही होना है। और वहीं पे आता है थ्री लाइन विप, जो कि मेंबर्स को इशू करता है कि आपको पार्टी लाइन पे वोट करना है। जो वन लाइन विप था ना, उसमें वो वोट की इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन है, आपको वोट करना है, और यहाँ पे वो एक तरीके से एक वो लगा रहा है, इसके ऊपर इम्पोजिशन लगा रहा है कि आपको जो है इसी के अकॉर्डिंग वोटिंग करनी है। तो ये आपका विप हो गया। अगर इस वीडियो के ऊपर सही आपका रिस्पॉन्स रहता है, जैसे पिछली दो वीडियोस पे आपका रहा है, तो हम इसकी PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में, क्योंकि देखिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो पूरे साल में बहुत बार न्यूज़ में रहा है। जो लास्ट टाइम रहा था तो वो जामिया कॉलेज के अंदर एक मुस्लिम डॉक्टर थे, मुझे भी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कुछ स्पीच के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की जो थी स्पीच दी थी वहाँ पे, और उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो था वो यूपी गवर्नमेंट ने लगा दिया था। देन ये लास्ट टाइम न्यूज़ के अंदर थी, और अभी ये ज़्यादा पुराना नहीं है चीज़। तो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट है क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट की पावर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है 1978, उसी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है। देखिए जब आप अपने लक्ष्मीकांत उठा के देखते हैं तो आपको जो है दो तरीके के दिखते हैं डिटेंशन लो। उसमें प्रिवेंटिव में आपको क्या बताया गया है कि देखिए एक क्या हुआ कि चीज़ हो गई, तो आपने किसी पर्सन को डिटेन कर दिया कि भैया तुमने ये गलत किया है, अब तुम जेल में जाओ। प्रिवेंटिव में क्या होता है कि अभी उसने कुछ किया नहीं है, बट आपको ये अंदाज़ा है कि आगे जाके ये कुछ कर सकता है, तो जो उसको डिटेन किया जाता है उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लो कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लो हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन को कस्टडी में ले लिया जाता है ताकि आगे जो है वो कोई ऐसा काम ना कर सके जो कि स्टेट की सिक्योरिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के अगेंस्ट हो, मतलब कि फ्यूचर में कोई चीज़ ना हो
उसके लिए उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। कैसे और कब जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बेसिकली क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम में इसको शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि उस टाइम जो था टिम्बर की स्मगलिंग शुरू हो गई थी, तो स्मगलर्स को आउट ऑफ सर्कुलेशन रखने के लिए कि स्मगलिंग ना हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रखा गया था कि लेते थे और स्मगलर्स को जेल में डाल देते थे कि भैया जब तुम बाहर ही नहीं होगे तो तुम स्मगलिंग कैसे करोगे ना, सिंपल सी बात है। तो ये शुरू हो गई। एप्लीकेबिलिटी इसकी क्या हुई कि ये जो लॉ है ये गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि ये किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकती है जो 16 साल से उम्र की ऊपर का है, मतलब 16 साल से उम्र के बाद का है, तो उसको डिटेन किया जा सकता है। कितनी टाइम पीरियड के लिए? तो 2 साल के लिए, और विदाउट ट्रायल, मतलब कि उसको कोई लॉयर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उसको बताया भी नहीं जाएगा कि आपने क्या किया है, बस उसको डिटेन कर लिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन देखते हैं कि अगर वो पर्सन जो है वो स्टेट की सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए कोई काम कर सकता है तो उसको 2 ईयर्स के लिए डिटेन किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस को ख़राब करने के लिए कोई काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि हेटफुल स्पीच ही दे दी है या फिर वो भड़का रहा है लोगों को जाके, तो उस टाइम पीरियड में उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन जो है वो 1 साल की प्रोवाइड की जाएगी, उसको डिटेन कर दिया जाएगा। इसको एनफोर्स कैसे किया जाता है? जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका काम होता है कि उस पर्सन के पास जाना और उसको डिटेन करना। और यहाँ पे जो डिटेनिंग अथॉरिटी होती है, मतलब जो डीएम होता है, उसको ज़रूरी नहीं होता कि वो उस पर्सन को कोई फैक्ट्स बताएं कि आपको क्यों डिटेन किया जा रहा है। बस जो है ये बात कही गई कि क्यों नहीं डिटेन, मतलब कि फैक्ट्स जो है वो डिस्क्लोज करने चाहिए। तो गवर्नमेंट के थ्रू ये कहा गया कि ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स को डिटेन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके फेवर में भी कई पर्सन होंगे, हमारी प्रेस मीडिया है वो उस टॉपिक को उठा सकते हैं, तो उससे तो और ज़्यादा पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिसमेंटेन हो जाएगा, तो इस वजह से उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, यही वाला जो हेबियस कॉर्पस है ये आपका फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में भी आता है। तो जो पर्सन ऐसे डिटेन होता है उसको लॉयर तो प्रोवाइड किया नहीं जाएगा, उसके पास सिर्फ एक जो है वो मेथड होता है कि वो हेबियस कॉर्पस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दे कि मेरे साथ ये इशू हुआ है और आप इसको देखिए। तो फिर जो हाई कोर्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उनका खुद अपना जुरिस्डिक्शन देते हैं इस पिटीशन के लिए। और अगर ये जो ऑर्डर है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि ठीक है आपने गलती नहीं की है, आपको डिटेन फ्री किया जाता है, आपको डिटेंशन में रखा जाएगा। अगर गवर्नमेंट जो है वो दोबारा उसी पर्सन के ऊपर डिटेंशन का ऑर्डर पास कर देती है तो उसको दोबारा डिटेन कर लिया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की यहाँ पे नहीं चलेगी। एक जो फैक्ट आपको याद रखना है, आर्टिकल्स डायरेक्टली आपसे पूछे गए थे 2017 में, तो आपको आर्टिकल 22 यहाँ पे याद रखना है कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है या फिर डिटेन होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, तो जो उसको प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 22 के अंदर कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, वो उसको अवेलेबल नहीं होते। ये आर्टिकल 22(3) का सब पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के बारे में। तो क्या था कि इसको जो HEF है इसको शुरू किया गया था 31 मई 2017 के अंदर। ये एक जॉइंट वेंचर है, मतलब ये नहीं कि खाली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो कैनरा बैंक है इन दोनों के थ्रू जो है मिलके इसको शुरू किया गया है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक एग्रीड इक्विटी रखी गई है इन्होंने कि इतना इतना जो है हम कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसमें कि मतलब कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है डिपार्टमेंट उनके थ्रू 90.91% इक्विटी आएगी और वहीं पे जो हमारा कैनरा बैंक है उसके 0.9% आएगी। तो ये जो आपको याद रखना है वो क्यों रखना है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है। तो हो सकता है EPFO में आपसे पूछा जा सके तो किसके अंडर रजिस्टर है ये आपने देख लिया। और उसी के साथ जो है ये एक नॉन बैंकिंग डिपॉजिट फाइनेंस है, मतलब कि जो NBFC है उसकी तरीके से सिचुएटेड की जाएगी RBI के साथ मिलके। फंक्शन से क्या करेगी, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो इंडिविजुअल्स है या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनसे रिसोर्सिस को लेके जो है और मतलब कि जो इक्विटीज़ है उनको लेके जो बॉन्ड्स होते हैं उनको फाइनेंस किया जाएगा, जो भी एजुकेशन सिस्टम में रिक्वायरमेंट है फंड्स की उनको। यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के अंदर उनको प्रोवाइड की जाएगी। और उसी के साथ जो R&D फैसिलिटीज़ है उसके अंदर साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को डेवलप करना और हाई क्वालिटी रिसर्च को मेंटेन करना भी आपका काम हो जाता है। उसी के साथ जो CSR कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उनको भी चैनलाइज किया जाता है कंपनीज के थ्रू। तो आप ये देखिए कि हर सब्जेक्ट जो है वो आप किस तरीके से अपने EPFO के सब्जेक्ट्स के साथ लिंक कर सकते हो और फिर उसको पढ़ सकते हो, और चांसेस भी उन्हीं के ज़्यादा होते हैं पूछने के। ये एक सिंपल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि पेपर देखे जाते हैं औरों के साथ डिस्कशन भी होता है, तो आप इस तरीके से लिंकअप करके टॉपिक्स को पढ़िए। नेक्स्ट जो है इसी के अंदर आता है राइस 2022। यहाँ पे सिर्फ आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है राइस की,
तो राइज है रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, कितने टाइम तक, 2022 तक। ये फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के बजट में क्या गया था, आपको बस ये 2 पॉइंट याद रखने कि 2022 तक है और क्या फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं सीएजी के बारे में। सीएजी मेंशन है हमारी में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के अंदर, तो इनको बारे में डिटेल जो है वो करंट अफेयर के अंदर आ रखी थी, तो अब हमारे लिए पढ़ना मस्ट हो गया है। तो ये क्या है कि सीएजी जो थे वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जो कि चैप्टर 5 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, पार्ट 5 के अंदर। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि जिस भी पर्सन का या फिर किसी भी अथॉरिटी को कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है या कौन से चैप्टर में मेंशन किया गया है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। आप कहेंगे तो मैं उसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि मतलब कि कौन सा जो पर्सन है वो कौन से पार्ट में आता है या कौन सी चीज़ में आता है। वही हो गया आपके, ये तो सिंपल वैसे टेबल आगे गिवन भी है, ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी अगर आप कहेंगे तो बना दूंगी। और उसी के साथ जो है सीएजी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन से आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 के अंदर सीएजी को मेंशन किया गया है। और ये हेड होते हैं जो भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, तो ऑडिटिंग की और अकाउंटिंग की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सीएजी के पास होती है। अब आपको एक जो डेफिनेशन याद रखनी है, सिंपल एक लाइन है, आपसे डायरेक्टली ये वाली स्टेटमेंट दी जा सकती है कि हु इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स्यू इन आवर कंट्री। तो आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे सीएजी, यूपीएससी या अटॉर्नी जनरल या फिर कोई भी एक ऑप्शन जो है वो आप मान लीजिए दे दिया जाएगा। तो जो इस तरीके की स्टेटमेंट दे रखी है ना हमारे पीछे लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स में, आपको ये डिटेल्स में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। आपको ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स पढ़ने क्योंकि ये आपका वन लाइनर फैक्ट बन जाता है। तो सीएजी जो होते हैं वो गार्जियन होते हैं पब्लिक पर्स्यू के, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, तो वो कौन, सुप्रीम कोर्ट हो गया। उसी तरीके से गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स्यू इज सीएजी। ये जितना एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम होता है हमारी कंट्री का, स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, उसको अपहोल्ड करता है, उसको मेंटेन करता है। और उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना और जितनी भी पार्लियामेंट की लॉज होती है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अपहोल्ड करना भी इनकी ड्यूटीज़ के अंदर आ जाता है। अपॉइंटमेंट एंड टर्म की अगर बात करें तो प्रेजिडेंट के थ्रू जो है इनको अपॉइंट किया जाता है बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये वाली जो लाइन है ये आपको याद रखनी है क्योंकि सिर्फ 3 ही ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि प्रेसिडेंट के थ्रू, वारंट के थ्रू, मतलब कि अंडर एक सील जो है वो अपॉइंट किया जाता है। ये एक मैंने बता दिया, एक जो है वो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। तीसरा आप मेरे को बताइए कि कौन सा है जिसको कि हैंड एंड सील के थ्रू, वारंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे ये 6 ईयर्स के लिए ऑफिस को हेल्ड करते हैं, 65 ईयर्स के लिए या फिर जोन सा भी पहले हो जाता है। उसके बाद ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज से, वो उनके सभी के अकाउंट्स को ये देखते हैं। और उसी के साथ जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, इनको ये रखता है। तो ये मैंने आपके मोटे तौर पर आपको बता दिया, ठीक है। रिपोर्ट्स जो होती हैं इनको, अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट्स जो होते हैं वो सेंट्रल और स्टेट को कैसे देते हैं, ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के थ्रू देते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होता है फिर वो पार्लियामेंट में या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें जाके उसको प्रेजेंट करता है, देन उसके ऊपर जो भी होता है वोटिंग होती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सीएजी है वो 3 ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। एक तो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो फाइनेंस अकाउंट पे, और लास्ट ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे। तो इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि यहाँ पे एक पर्सनैलिटी रिलेटेड है, सिंपल सा है कि यूपीएससी के जो न्यू चेयरमैन है वो कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी जो है वो एक न्यू चेयरमैन बने हैं यूपीएससी के। और इनको किसके थ्रू, मतलब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो अरविंद सक्सेना जो थे वो अब तक थे जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट आ जाता है कि किस तरीके से जो है चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है यूपीएससी के। तो यहाँ पे बेसिक किस लिए आपको याद रखना है, आपको आर्टिकल का नंबर याद रखना है। तो आर्टिकल 316 जो है उसके अंदर जो ऑफिस ऑफ मेंबर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट और टर्म्स की बात की गई है स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेयरमैन या फिर जो अदर मेंबर्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, जब उनको अपॉइंट किया जाता है, अगर यूनियन कमीशन की या जॉइंट कमीशन की बात कर रहे हैं तो किसके थ्रू किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। और अगर स्टेट कमीशन में किए जाते हैं तो गवर्नर ऑफ स्टेट के थ्रू किए जाते हैं। टर्म की अगर बात करते हैं तो 6 ईयर्स का इनका टर्म होता है, और या फिर जो है वो अपनी 65 की ईयर एज को अटेन नहीं कर लेते, जो भी कम होती है फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उनको अपॉइंट कर देता है सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी के लिए। और अगर हम स्टेट पीसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है 6 ईयर्स का ही होता है टाइम पीरियड, बट जो एज होती है वो 62 ईयर्स की रखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं लोक अदालत के। लोक अदालत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो है उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो ये जो
लोक अदालत होती है वो बेसिकली क्या है कि आप जो है कोई डिस्प्यूट हुआ कोर्ट के पास गए, बट कोर्ट के पास पहले बहुत ज़्यादा बर्डन है केसेस का, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक ऑल्ट्रेशन आपको प्रोवाइड की गई कि एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है और वो है लोक अदालत। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी डिस्प्यूट्स या केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, तो वो जो है इनको लोक अदालत के पास भेज देती है। और उसी के साथ लोक अदालत जो है वो क्यों फॉर्म की गई है, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था, ये कहा गया था कि जस्टिस को सिक्योर करना, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, वो जरूरी है हर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। इस वजह से लोक अदालत की फॉर्मेशन की गई है। अब यहाँ पे आपको कुछ आर्टिकल्स याद रखने हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 39 है। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ये वाला जो है ना आर्टिकल, ये तो हर जगह है, पॉलिटी में तो था ही था, उसमें से आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन और अब करंट अफेयर में भी आ गया, तो इसको आप अच्छे से रट के जाइए। तो आर्टिकल 39A ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहा गया है कि एक अगर मान लीजिए कोई डिप्राइव्ड या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की, ताकि जस्टिस जो है उसको प्रमोट किया जा सके और एक अपॉर्चुनिटी की फीलिंग जो है वो सबको मिल सके। उसी के साथ आर्टिकल 14 और जो आर्टिकल 22 है वो भी ये कहता है कि स्टेट्स जो है उनके लिए कंपल्सरी होता है कि वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ की गारंटी प्रोवाइड करे सिटीजन्स को। तो ये आर्टिकल्स आपको याद रखने लोक अदालत के लिए या फिर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है उनके केसेस में। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यहाँ पे क्या रखने की, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो था उसके अंदर जो है लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। ये भी आपको याद रखने होते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये भी याद रखना है। उसी के साथ जो फाइनल अवार्ड दिया जाता है, मतलब लोक अदालत जो है जो भी अपना दे देती है डिसीजन, वो सिविल कोर्ट का माना जाता है, मतलब कि सिविल कोर्ट के इक्वल उसकी पावर हो जाती है और ये सभी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होती है, मतलब कि उनको वो माननी ही माननी होती है। और लोक अदालत जो है वर्डिक्ट अपना दे देती है, उसके अगेंस्ट जो है कोई भी अपील आप किसी दूसरे कोर्ट में जाके नहीं कर सकते, वो आपका फाइनल डिसीजन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है कि अरुणाचल के जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमें अब 5th शेड्यूल में नहीं रहना है, हमें 6th शेड्यूल स्टेटस दीजिए। तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल क्या है, और दूसरा आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि कौन सी स्टेट ने उसकी डिमांड किया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो 2 ऑटोनोमस काउंसिल्स थी अरुणाचल ग्रुप के अंदर थी, उनके रिवाइवल की बात की गई है। और अब जो अरुणाचल प्रदेश है वो ये मांग रहा है कि हमें 6th शेड्यूल के अंदर या फिर जो आर्टिकल 37A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हमको कर दीजिए। क्यों कही गई है सॉरी क्यों कही गई है ये बात, क्योंकि देखिए अभी तक जो अरुणाचल प्रदेश है वो 5th शेड्यूल के अंदर है और इसके अंदर जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है अरुणाचल प्रदेश की, उनको स्पेशल राइट्स नहीं मिलते हैं जो कि 6th शेड्यूल के अंदर मिलते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ये कह रही हैं कि अब जो अरुणाचल के लोग हैं, अरुणाचलीज हैं, उनको आप नेचुरल रिसोर्सेज का ओनर बनाइए, ना कि सिर्फ प्रोटेक्टर रखिए। क्योंकि जो शेड्यूल 5 है उसमें ये कहा गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश के जो है मतलब कि सिटीजन्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे, बट अगर उनको शेड्यूल 6 मिल जाता है तो फिर वो उनके ओनर बन जाते हैं। और अरुणाचल गवर्नमेंट इस चीज़ की डिमांड कर रही है क्योंकि उस तरीके वहाँ की फाइनेंशियल सिचुएशन को देके। तो 6 जो शेड्यूल है उसमें बेसिकली 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होती हैं उनको बनाया गया है, इंक्लूड किया गया है 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जिसमें कि असम आ जाता है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आ जाता है। 1949 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने इसको पास किया गया था, इस वाले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फॉर्मेशन को, ताकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं वो एम्पावर होते हैं कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और साथ के साथ रीऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। रीऑर्गेनाइज कैसे हो रहे हैं कि देखिए अगर मान लीजिए कि ये एक एरिया है, इसके अंदर डिफरेंट ट्राइब्स थी, ठीक है, तो ये जो डिफरेंट ट्राइब्स थी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की, अब ये गवर्नर क्या होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट ऑटोनोमस रीजन्स में बना देंगे। मतलब ये एक ऑटोनोमस रीजन इस ट्राइब का, एक इसका, तो इस तरीके से अलग अलग ऑटोनोमस रीजन्स बन जाएंगे। कॉम्पोजिशन क्या होगी इनकी कि हर डिस्ट्रिक्ट जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनेगा उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी जिसके अंदर टोटल 30 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 4 जो है वो गवर्नर के थ्रू नॉमिनेटेड होंगे और जो 26 होंगे उनके इलेक्शंस होंगे अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने। टर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका 5 ईयर का टर्म होता है पंचायत की तरीके से ही, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर, मतलब जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक अपने ऑफिस को हेल्ड करते हैं। उसी के साथ जो है हर ऑटोनोमस रीजन के अंदर एक सेपरेट
सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होती है। ये जो रीजनल काउंसिल होती है इसका क्या काम होता है बेसिकली कि जितने भी उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर चीज़ें आती हैं ये उनको एडमिनिस्टर करते हैं, और उसी के साथ जितने भी मैटर्स होते हैं लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल, वाटर, जो मतलब सिंपल सी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई वो सारी ये ही देखते हैं एक छोटे लेवल पे। नागालैंड के बारे में आपको बस एक यहाँ पे ये जानना है कि नागालैंड जो है वो स्पेसिफिकली अभी से जो है आर्टिकल 371A के अंदर ही गवर्न किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो नागालैंड के कुछ सेवरल एरियाज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे जो नागास है मतलब कि एक जो ट्राइब है उनकी कस्टमरी लॉज के अकॉर्डिंग ही जितनी लॉज एंड रेगुलेशंस है वो बनाई जाएंगी। तो ये हो गया आर्टिकल 37A का प्रोविज़न। नेक्स्ट आता है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। क्यूरेटिव पिटीशन का जो आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा ना वो निर्भया केस में सुना होगा कि जब इनको फांसी मिलने वाली थी तो इनका जो लॉयर था वो उसने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया था कि मैं ये काम मतलब कि इनकी माफ़ी दिला सकूं। तो उस टाइम में क्यूरेटिव पिटीशन जो की गई थी, बट आपके अभी भी ये करंट अफेयर के अंदर है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड अनदर केस जो 2002 का आया था उसके अंदर क्यूरेटिव पिटीशन को लेके आए थे। यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट दे देता है उसके बाद भी क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है किसी पर्सन को जिसने कोई भी क्राइम किया है, तो उसके अगेंस्ट जो है क्यूरेटिव पिटीशन को दायर किया जाता है। ये एक तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को भी डिसमिस कर देती है तो ये लास्ट सोर्ट आपके पास बच जाता है क्यूरेटिव पिटीशन का। यहाँ पे क्या मतलब प्रोविजन है, तो हमारे आर्टिकल 137 के अंदर जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट जो है वो दे रखा है किसके अंदर, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ पे उसी के साथ जो है आर्टिकल 145 के अंदर जो है ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है उसके पास पावर होती है कि वो अपनी ही जजमेंट जो उन्होंने पहले अनाउंस किया है उसको दोबारा देख सकती है अगर उनको ये लगता है कि जो उन्होंने किया है वो गलत हुआ है। मतलब कि स्पेसिफिकली क्या कि मतलब उन्होंने जो जजमेंट दी है उसमें कोई कमी रह गई है, कोई फैक्ट्स उन्होंने चेक नहीं किया, या फिर कोई जो पर्सन है वही समझता है कि उसके साथ पार्शियलिटी हुई है, बायस रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पे इसी में रिव्यू प्ली जो है वो फाइनल कन्विक्शन जब डिसमिस हो जाता है उसके बाद की जाती है। पिटिशनर जो होता है उसी के थ्रू जो है वो किया जाता है अगर वो ये समझता है कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनको वॉयलेट किया जा रहा है या फिर जो कोर्ट है उसके सामने उनकी बातें नहीं सुनी गई है। और ये जो प्रोविजन है ये रेयर प्रोविजन है, मतलब रेगुलर बेसिस पे क्यूरेटिव पिटिशन फाइल नहीं की जाती है। नेक्स्ट आता है डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा। तो यहाँ पे जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है उस प्रोस्पेक्टिव से आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ के अंदर क्यों था कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक रिसेंटली डिसीजन लिया था कि वो अपनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स को स्टेट चिल्ड्रन के लिए रिजर्व कर देंगे, कि मतलब कि मध्य प्रदेश में जो बच्चे होंगे उनको ही सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलेगी वहाँ की 100% और किसी आउटसाइडर को नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन का आंसर अब आप मुझे दीजिए कि 4-5 दिन पहले ही एक और स्टेट है जिसने कि 75% अपने जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो अपने ही स्टेट सिटीजन्स के लिए रिजर्व कर दी है। तो वो कौन सा स्टेट है, अभी जस्ट 4-5 दिन पहले का ये करंट अफेयर है। तो यहाँ पे उसी के साथ क्या इशू किया गया है कि रिजर्वेशन जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है वो सोलली होगा। तो उससे क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठ गया कि क्या सिर्फ हम एक बर्थ के बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 16(2) जो है उसमें कहा जाता है कि कोई भी जो सिटीजन है उसको ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस जो होता है इनके बेसिस पे जो है ये नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता कि आप कहीं और पैदा हुए हैं तो आप इस स्टेट में आके एक फैसिलिटी को या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। तो ये आर्टिकल 16 के अगेंस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न है ये सप्लीमेंट किया जाता है कि गारंटी इक्वलिटी प्रोवाइड की जा सके। इसमें अनेबलिंग प्रोविज़न क्या होता है कि एक आर्टिकल 16(3) जो है उसके अंदर एक्सेप्शन दी गई है कि जो आपका आंध्र प्रदेश था उसमें क्या हुआ करता था कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसी जॉब है जिसमें कि आपको रेजिडेंस जो है वो साथ में मिल रहा है तो बस एक ये एक्सेप्शन जो है वो लॉ के अंदर है, उसके अलावा जो है कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, इक्वलिटी हर किसी को मिलनी ज़रूरी हो जाती है। फिर डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे इसका लक्ष्मीकांत का। तो यहाँ पे क्या है कि लोकसभा की जो वेबसाइट है उसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो कमेटी अपॉइंट की जाती है या इलेक्ट की जाती है हाउस के थ्रू या फिर जो है स्पीकर के थ्रू नॉमिनेट की जाती है, जो कि डायरेक्टली एक्शन ऑफ स्पीकर के अंडर काम करती है और अपनी रिपोर्ट को हाउस में देती है और स्पीकर को या उसके सेक्रेटरीट को, उसको हम पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। तो ये सारे अगर प्रोविजंस है तभी वो कमेटी कहलाई जाएगी। अब कितने टाइप की कमिटीज़ होती हैं,
तो यहाँ पे सबसे पहले आती हैं स्टैंडिंग कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज जो होती हैं उनका एग्जिस्टेंस अनइंटरप्टेड होता है, मतलब कि वो चलती ही जाती है। एक हो जाती है आपकी हेडऑक कमेटी, जो कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती है, बट ये अनइंटरप्टेड होती है और इनको हर साल जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसी के साथ जो है इनको जो स्टैंडिंग कमिटीज़ है उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी के अंदर। एक होता है फाइनेंशियल कमेटी और दूसरा होता है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जिसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो फाइनेंशियल कमेटी जो होती है वो सबसे पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर भी 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ आ जाते हैं। तो ये जो डिवीज़न मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको याद रखना है। फाइनेंशियल कमेटी के अंदर पहले आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी आ गया, फिर एस्टीमेट कमेटी आ गया और फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स आ गए। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। फिर आती हैं सिलेक्ट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी या फिर जो एडहॉक कमेटीज़ होती हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर बिल को पास करना है, उसके लिए जो है उसको की जाती है। जैसे ही वो बिल जो है वो डिस्पोज होगा, ये कमेटी भी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो आपको याद रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट की, तो डिपार्टमेंट अगर रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को देखते हैं तो 13 लोकसभा तक अगर हम देखते हैं तो इसमें 45 मेंबर्स हुआ करते थे। 30 जो थे वो नॉमिनेट हुआ करते थे लोकसभा से और 15 जो थे वो राज्यसभा से थे। बट उसके बाद क्या हुआ, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया और डीआरसी के अंदर अब 31 मेंबर्स हैं। 21 जो है वो लोकसभा से आते हैं और जो 10 हैं वो राज्यसभा से आते हैं। लोकसभा के थ्रू जो है वो नॉमिनेट ये स्पीकर के थ्रू किए जाते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन के थ्रू किए जाते हैं। यहाँ पे मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सा ईयर है, बट 2017 या 18 का ही कोई सा ईयर है, जिसमें कि सिविल सर्विसेज का जो पेपर था अपना यूपीएससी का, उसमें डायरेक्टली ये पूछा गया था। कमिटीज़ के नाम आपको दे रखे थे और ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसके अंदर है, तो वो आपको बताना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये अपॉइंट की जाती है डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी, ये 1 साल के लिए की जाती है और फिर जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। फाइनेंशियल कमिटीज़ जो होती हैं उसके भी पॉइंट्स आपको याद रखने। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो सबसे लार्जेस्ट होती है वो डीआरएससी हो जाती है, जिसके अंदर टोटल 31 मेंबर्स हो जाते हैं। फिर आता है एस्टीमेट कमेटी, जिसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से। और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होता है उसमें पब्लिक अंडरटेकिंग्स को देखा जाता है। जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी होती है उसके अंदर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। तो आपको मेंबर्स भी याद रखने इस तरीके के क्वेश्चन के ऊपर। पावर्स क्या होती है, तो यहाँ पे आर्टिकल 105 और जो आर्टिकल 118 है वो आपको याद रखना है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को जो पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है एक पार्लियामेंट मेंबर्स के प्रिविलेजेस की, वो आर्टिकल 105 के अंदर दी गई है। और वहीं पे आर्टिकल 118 के अंदर जो है ये कहा गया है कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी जो है वो रूल्स बना सकती है कि किस तरीके से जो प्रोसीजर है और कंडक्ट ऑफ बिजनेस है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का वो होगा। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेन आपका पार्लियामेंट का चैप्टर, पार्लियामेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है यार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ। तो ये पार्लियामेंट्री मोशंस के अंदर आता है, जिसमें कि लोकसभा जो है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है एक मोशन पास करती है कि अब आप वर्थ नहीं रहे हैं, आपको गवर्नमेंट में नहीं रहना है। तो यहाँ पे मतलब कि स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि आप अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे नहीं कर सकते, तो आपको अपनी जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, अब आपको उस पोस्ट पर नहीं रहना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब ये मोशन पास किया जाता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तो लोकसभा के अंदर कोई भी प्रायर रीजन बताना जरूरी नहीं होता है कि क्यों इस मोशन को किया जा रहा है, मतलब कि उसी टाइम बताया जाएगा, पहले नहीं बताया जाएगा। और क्या प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे किया जाता है, तो एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर। कौन से रूल के अंदर, 198 के अंदर। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो मोशन होगा ये सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर ही स्पेसिफिकली सिलेक्ट होकर आते हैं ना, सॉरी इलेक्ट होकर आते हैं, तो ये इसके अंदर होगा। और उसी के साथ जो एक चीज़ पॉइंट याद रखनी है आपको कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसमें कॉन्फिडेंस या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 75 के अंदर ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। तो आपको कॉन्फिडेंस वर्ड या फिर नो कॉन्फिडेंस वर्ड जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मेंशन नहीं होगा, और ये डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो है आपको ये देखना है
कि जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस का वो किस तरीके से होगा। तो शुरू में 50 मेंबर्स जो होंगे मिनिमम, उनको उस मोशन को सपोर्ट करना होगा, उस मोशन को जो है स्पीकर को देना होगा। अगर स्पीकर जो है वो ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ठीक है, तो उसको वो अडोप्ट कर लेते हैं। फिर जो मोशन होता है उसको पास किया जाता है। पास कैसे किया जाता है? मेजॉरिटी वोटिंग से किया जाता है पास, और अगर वो पास हो जाता है तो गवर्नमेंट जो होती है उनको अपना ऑफिस जो है वो वैकेट करना हो जाता है, मतलब कि ख़त्म करना होता है। नेक्स्ट जो होता है वो एनआरसी से रिलेटेड है। एनआरसी और ये जो एनपीआर है उससे कितना इशू रहा था सबको पता है करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे फाइनल लिस्ट जो असम की थी एनआरसी की, वो अगस्त 30 थी लास्ट ईयर जो थी, उसमें पब्लिश करी जानी थी, बट जो है वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा, इस वजह से ये अगेन करंट अफेयर के अंदर था। आपको बस बेसिकली जानना है कि इसके अंदर है क्या। तो एनआरसी क्या है? वो एक लिस्ट है इंडियन सिटीजन्स की जो कि 1951 में प्रिपेयर की गई थी, और किसके सेंसस के बेसिस पे की गई थी? 1951 के सेंसस पे की गई थी। यहाँ पे जो एनआरसी का अपडेट करने को कहा गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर कहा गया था। और क्यों कहा गया था? क्योंकि अभी इश्यूज हुए हैं ना एनआरसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या था कि बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट कंट्री के अंदर आ गए थे या फिर जो एडजॉइनिंग एरियाज थे, तो उनको वहाँ से रिमूव करने के लिए और उनको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर सारा प्रोसीजर फॉलो करने के लिए अकॉर्डिंग टू असम अकॉर्ड जो है एनआरसी को फॉलो करने की बात कही गई थी। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ NPR, दैट इज़ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एक रजिस्टर बनाया जाता है कि जो कंट्री के अंदर यूजुअल रेजिडेंट्स है उनके बारे में। तो ये जो है प्रिपेयर किया जाता है एक लोकल विलेज या सब टाउन लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे। तो मतलब कि इन सभी लेवल्स पे जो है मिला के इनका एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। यहाँ पे बेसिकली किसके अंडर इस चीज़ को रखा गया है? तो जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, देखिए अपना जो सिलेबस है ना EPFO का, उसमें सिटीजनशिप एक्ट मेंशन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे नहीं दे रखी है, बट ये न्यूज़ के अंदर है। तो जस्ट आपको याद रखना है, क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर तो है ना, चाहे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो मे भी इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए। और उसी के साथ जो सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003 है, उसके अंदर जो है NPR को रखा गया है। ये जो है मैंडेटरी है, मतलब कि हर कोई पर्सन जो इंडियन रेजिडेंट है उसको NPR के अंदर रजिस्टर करना होता है, और उसी से रिलेटेड ये इश्यूज भी अभी क्रिएट हो रहे थे। तो यहाँ पे यूजर रेजिडेंट्स होता क्या है बेसिकली कि एक ऐसा पर्सन जो किसी लोकल एरिया में लास्ट 6 मंथ से रिसाइड कर रहा हो, या फिर मतलब कि एक या उससे ज़्यादा पर्सन्स जो है उनको वो जानता हो, उस 6 मंथ्स में आगे रहने वाला हो, तो वो क्या हो जाता है? आपका यूजुअल रेजिडेंट हो जाता है। कंट्रोवर्सी क्या है कि यहाँ पे NRC के अंदर क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको असम से बाहर निकाल दिया गया है कि ये NPR के अंदर नहीं आते, जबकि वो बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे थे। तो ये इशू क्रिएट हुआ था। अभी जैसे हमने क्यूरेटिव पिटीशन पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि रिव्यू पिटीशन जब हो जाता है उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन आता है। तो रिव्यू पिटीशन भी जो था वो करंट अफेयर के अंदर था। रिव्यू पिटीशन बेसिकली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा वो पर्सन जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप एक बार जो है अपनी जजमेंट को रिव्यू कर दीजिए। क्यूरेटिव का क्या मतलब है कि सही कीजिए, और यहाँ पे रिव्यू मतलब कि एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पे जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसको कहा जाता है कि डिसाइडिंग फ्यूचर केसेस के अंदर सर्टेनिटी रहे, ये चीज़ करने के लिए क्या की जाती है? रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है कि दोबारा मतलब कि कोई भी डिसीजन गलत ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 137 के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपनी जजमेंट या ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे आप केशव नंदा भारती केस में ही देखिए, जो पहले दिए गए थे डिसीजंस जो थे, जैसे कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये वाले भी दोबारा रिव्यू किए थे ना, तो वो रिव्यू पिटिशंस के थ्रू किए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी कि ये जो डिपार्चर होता है सुप्रीम कोर्ट की फाइनल अथॉरिटी का, वो स्पेसिफिक और बहुत नैरो ग्राउंड से होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके रिव्यू पिटीशन दे दे और सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन बदलता घूमे। बहुत नैरो ग्राउंड पे जो है ये रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है और उसके ऊपर डिसीजन दिया जाता है। जब एक रिव्यू जो है वो ले लिया जाता है, मतलब कि उसमें कोई भी फ्रेश स्ट्रोक जो केस का है वो नहीं लिया जाता। मतलब कि स्पेसिफिकली ये नहीं है कि केस को दोबारा शुरू से शुरू किया जा रहा है, उसको ही देखा जाता है कि अच्छा क्या केस था। और फिर जो ग्रेव एरर्स होते हैं, जिसमें कि अगर मान लीजिए कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, जस्टिस प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो सिर्फ उन एरर्स को हटाया जाता है। कैसे जो रिव्यू पिटीशन है वो फाइल की जा सकते हैं? तो जो सिविल प्रोसीजर कोड्स है हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर, उसके अंदर रिव्यू पिटीशन जो है उसको फाइल किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी जो पर्सन होता है
वो रिव्यू ले सकता है और कितने टाइम पीरियड के ले सकता है। तो जब उस जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की दी गई है तो विद इन 30 डेज जो होती है वो उसको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होती है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 137 ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जो है मिशन कर्मयोगी, आपको बस ये याद रखना है कि मिशन कर्मयोगी किसके कंसर्न में है, उससे ज़्यादा डिटेल्स आपको याद नहीं रखनी। तो मिशन कर्मयोगी क्या है? ये एक नेशनल प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो जो सिविल सर्वेंट्स हमारी कंट्री के अंदर है वो अपना काम और अच्छी तरीके से कर सके, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबल हो, और उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म है कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ताकि एक पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी होती है वो एफिशिएंट लेवल पे हो सके। तो यहाँ पे पीएम जो है वो एक पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल जो है वो बनाएंगे जो कि सिविल सर्विस कैपेसिटी को डेवलप करेगा। नेक्स्ट आते हैं रिक्यूजल के बारे में। अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें पढ़ी, अब एक टर्म आता है जुडिशियल डिसक्वालिफिकेशन। मतलब कि अगर किसी जज को ये कह दिया जाए कि आप जो है जुडिशियली डिसक्वालीफाई हो गए, अब आप बेंच को लेट नहीं करेंगे या डिसीजन नहीं देंगे, तो उसको हम क्या कह देते हैं? रिक्यूजल कह देते हैं या फिर जुडिशियल डिसक्वालिफिकेशन कह देते हैं। ये क्या होता है? ये एक एक्ट होती है जिसमें कि एब्सटेन किया जाता है किसी पर्सन को कि आप ऑफिशियल एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या फिर किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में। क्यों? क्योंकि जो प्रिसाइडिंग कोर्ट होता है उसके इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्शन हो रहा होता है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उसको हम नहीं समझते कि वो इसको केस को जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है। तो जनरल ग्राउंड यहाँ पे रिक्यूजल क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पे रिक्यूज करने के लिए डिस्क्वालीफाई जो जज होता है उसको अपने ऑल सोर्स ऑफ रीजंस बताए जाते हैं कि भाई इन ग्राउंड्स में जो है हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो मोशन होता है जिसमें कि ये क्लेम किया जाता है रिक्यूजल का, वो रखा जाता है कि जो जज है अगर वो बायस्ड होता है किसी एक पार्टी के फेवर में, कि वो उस पार्टी के फेवर में ही डिसीजन देगा, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। या फिर वो ऑब्जर्वर है वो ये चीज़ समझ रहा है कि ये आगे ऐसा डिसीजन दे सकता है। उसी के साथ जो है ये मोशन जो होते हैं वो और ग्राउंड्स पे भी आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो जज है उसका ही उस जो मैटर है उसके अंदर इंटरेस्ट है अपना खुद का पर्सनल लेवल पे, और या फिर जो पर्सन है जिसका इंटरेस्ट है उस लेवल में उसके साथ उस जज की पर्सनल रिलेशनशिप है, तो इस चीज़ में भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से रिलेटेड। तो यहाँ जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन डिप्टी चेयरमैन की राज्यसभा के अंदर दी गई है वो आर्टिकल 89 के अंदर दी गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे बेसिकली ये नहीं कि कोई ऐसा इलेक्शन होता है, राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से किसी एक को जो है चूज करके डिप्टी चेयरमैन की पोजीशन दे दी जाती है। कौन जो है वो डिप्टी चेयरमैन बन सकता है? तो यहाँ पे अपने ही मेंबर्स के थ्रू जो है वो राज्यसभा किसी भी मेंबर को चूज करके डिप्टी चेयरमैन जो है वो बना देता है। जब डिप्टी चेयरमैन की जो पोस्ट होती है वो वैकेट हो जाती है, मतलब कि वहाँ से खाली हो जाता है, तो राज्यसभा जो है वो अनदर जो है इलेक्ट कर देगा मेंबर को और उस वैकेंसी को फिल कर देता है। डिप्टी चेयरमैन जो है वो कौन से केसेस में अपनी जो सीट है उसको छोड़ता है या वैकेट करता है? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं रहता तो फिर वो अपनी सीट वैकेट कर देगा। अगर वो खुद रिजाइन देता है चेयरमैन को राइटिंग में, और उसी के साथ जो है राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि इनको जो है रिमूव करना है, तो इनको रिमूव किया जा सकता है। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 14 डेज का एडवांस नोटिस जो होगा वो उस डिप्टी चेयरमैन को दिया जाएगा और उसके बाद उनको रिमूव किया जाएगा। फंक्शंस क्या होते हैं? डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो चेयरमैन ऑफिस की ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं। अगर चेयरमैन जो होते हैं वो नहीं होते हैं, वैकेट होती है वो सीट, और उसी के साथ जो है अगर मान लीजिए कि जो प्रेजिडेंट है, प्रेजिडेंट हट जाते हैं तो बाद में अलग अलग आते हैं ना पोस्ट पे, कि जब तक प्रेजिडेंट न्यू अपॉइंट हुए तो उस टाइम में भी प्रेसिडेंट के भी फंक्शंस को ये डिस्चार्ज करते हैं, और उसके साथ ये चेयरमैन की तरीके से एक्ट करते हैं जब चेयरमैन प्रेजेंट नहीं होते हैं। पावर्स इनकी क्या होती है? जो अगर ये देखें कि डिप्टी चेयरमैन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबॉर्डिनेट है चेयरमैन से, वो सबॉर्डिनेट नहीं होते, इक्वल पावर्स होती है उनके पास, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा के लिए। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और जो सैलरीज वगैरह होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको चार्ज की जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रिविलेजेस की। प्रिविलेजेस होते क्या है और क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है? तो देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है? जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनको जो राइट्स मिलते हैं और जो इम्यूनिटी वो इंजॉय करते हैं उनको हम प्रिविलेजेस कह देते हैं। किस किस के अगेंस्ट? सिविल और जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती हैं उनके अगेंस्ट जो उनको इम्यूनिटी मिलती है, और उसी के साथ लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ जो अपनी वो फॉलो करते हैं। तो अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ को फॉलो करते टाइम वो कोई एक्शन करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके अगेंस्ट उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होते। ये आपके प्रिविलेजेस हो गए।
यहाँ पे जो पावर प्रिविलेजेस और जो इम्यूनिटीज़ होती हैं वो इंडियन पार्लियामेंट के आर्टिकल 105 के अंदर जो है वो मेंशन की गई है पार्लियामेंट के लिए, और वहीं पे आर्टिकल 194 के अंदर ये जो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स को दी गई है। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। उसी के बाद कि अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई लेजिस्लेचर है वो बार बार अपने प्रिविलेजेस का मिसकंडक्ट कर रहा है या फिर मतलब उसको ब्रीच कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, तो क्या पनिशमेंट उनको मिल सकती है। अगर कमेटी एक सेटअप की जाती है और वो ये देखती है कि ये जो ऑफेंडर है वो गिल्टी ऑफ ब्रीच है प्रिविलेजेस का, तो उस फिर जो कमेटी है वो पनिशमेंट को देती है। पनिशमेंट जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर है ऑफेंडर को वो डिस्प्लेजर दिखाता है कि भाई हम आपकी चीज़ से जो है वो सही मतलब कि हम सेटिस्फाई नहीं है, उसको वार्निंग दी जाती है और फिर जो है इवन कई बार जेल में भी उनको भेज दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रांट्स के बारे में, पार्लियामेंट से रिलेटेड है और अपने इकोनॉमी के से भी रिलेटेड है, तो ये पढ़ना है आपको। एडिशनल ग्रांट क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए कि एक करंट फाइनेंशियल ईयर जो है बजट में क्या कर दिया गया कि फाइनेंशियल ईयर का जो भी बजट था वो बता दिया गया, बट क्या हुआ कि एकदम से सप्लीमेंट्री या एडिशनल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ गई, तो उसमें क्या होगा कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे वो बताएंगे कि अब हमें और ज़्यादा फाइनेंसिस चाहिए, तो वो किसके थ्रू वो फाइनेंसिस लेंगे, करंट फाइनेंशियल ईयर में बजट अनाउंस होने के बाद एडिशनल ग्रांट्स के थ्रू। उसी के बाद जो है एक्सेस ग्रांट क्या होता है कि एक जो था प्रोजेक्ट वो डिक्लेयर कर दिया गया कि ये 500 करोड़ में बनेगा, बट उस जो है अपनी कंट्री में करप्शन तो कम तो कहीं भी नहीं है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोजेक्ट है उसमें लग गए 600 करोड़ रुपए। तो अब क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 600 करोड़ रुपीज़ जो है वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे। ये जो 100 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा हुए ये क्या हो गया, आपका एक्सेस ग्रांट हो गया, और ये जो ग्रांट होगा वो उसी साल के लिए होगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो एक्सेस ग्रांट है ये पहले एक्सपेंडिचर निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो है वो पास किया जाता है, पहले पास नहीं किया जाता, मतलब कि जब खर्चा हो चुका होता है उसके बाद एक्सेस ग्रांट को लाया जाता है किसी भी सर्विस में एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शनल ग्रांट, मतलब कि आप सिंपल सा एग्जांपल कोरोना का लेके चलिए कि जब फेब में इन्होंने अपना बजट अनाउंस किया था 2020 का, क्या उनको पता था कि कोरोना के ऊपर हमें इतना सब कुछ स्पेंड करना पड़ सकता है। तो एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई या कोई ऐसा वर्क आ गया जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसको जो है सर्व करने के लिए एक्सेप्शनल ग्रांट जो है वो पास किया जाता है। करंट सर्विस का ये पार्ट फॉर्म नहीं करता है। फिर आता है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट के अंदर जो होता है फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो प्रपोज एक्सपेंडिचर है उसको मीट किया जा सके अगर उसमें कोई दिक्कत होती है। कैसे इसको टोकन ग्रांट से जो है एक्सपेंडिचर लिया जाता है, जो मतलब पैसे वो लिए जाते हैं, तो रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू एक ग्रांट जो है वो टोकन मनी का, टोकन सम का वो मांगा जाता है, एंड देन जो पार्लियामेंट होता है वो उसके ऊपर वोट करता है, उसको पास करता है, देन टोकन ग्रांट जो होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये सारे ग्रांट्स आपको याद रखने हैं। लास्ट जो है न्यूज़ आज की वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड। तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के या फिर चेयरमैन होते हैं। इनको जो एक मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के उन्हीं के थ्रू जो है वो चूज़ किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है बाय सिंपल मेजोरिटी। ये वाला टर्म आपको याद रखना है। फंक्शंस एंड पावर्स लोकसभा स्पीकर के क्या होते हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है वो बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट होता है जो कि सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट को प्रिसाइड करता है और उसके वर्क्स को भी कंट्रोल करता है। उसी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये देखने के लिए कि मतलब कि जो स्पीकर है वो किस तरीके से अपने काम कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली करे, कोई उनके ऊपर प्रेशर ना हो। उनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देते हैं और कोई भी जो वोट ऑफ पार्लियामेंट है वो उनके ऊपर नहीं लगती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मान लीजिए कोई भी जनरल डिस्कशन या डिबेट हो रहा होता है बिल के ऊपर, तो यहाँ पे वो जो बिल के ऊपर डिबेट है या डिस्कशन है वो हमेशा स्पीकर को ही एड्रेस करना होता है, मतलब स्पीकर को ही बताना होता है, एक दूसरे को वहाँ नहीं बताना होता। और अगर मान लीजिए कोई भी जॉइंट सिटिंग हो रही है हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, दोनों लोकसभा और राज्यसभा की, तो उस टाइम में जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो ही उसको प्रिसाइड करेंगे और कोई नहीं करेगा। अगर लोकसभा के जो है स्पीकर नहीं है तो फिर डिप्टी आ गए, और अगर डिप्टी भी लोकसभा के स्पीकर नहीं है तो फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आएंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो मेंबर नहीं होते हैं उसके मतलब कि मेंबर लेजिस्लेचर के, तो इस वजह से वो कभी भी उसको हेड नहीं करेंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है अगर उनकी हम पोजीशन देखते हैं तो वो 6th पोजीशन पे आते हैं हायर रैंक्स में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशंस होती हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उसी के साथ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो है वो अपनी वोट को कास्ट नहीं करते हैं, मतलब वोटिंग नहीं करते हैं किसी चीज़ पे। पर अगर मान लीजिए कोई डेडलॉक हो जाता है, यहाँ भी 50 वोट आ गई, यहाँ भी 50 वोट आ गई, तो यहाँ पे इस केसेस में डेडलॉक को तोड़ने के लिए जो है वो लोकसभा के स्पीकर जो है
वो अपनी वोट को एक्सरसाइज करते हैं और उसी के साथ जो स्पीकर है वो डिसाइड करते हैं कि डिस्कशन का एजेंडा एक दिन के लिए क्या रहेगा। उसी के साथ जो भी हाउस या मीटिंग्स होती है उसको एडजर्न करना या सस्पेंड करना भी उन्हीं का काम होता है, अगर उनको ये लगता है कि क्योरम जो है वो नहीं होता है। क्योरम क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पार्लियामेंट का टर्म है और ऐसे टर्म्स आपको याद रखने हैं। और उसी के साथ स्पीकर जो है वो ये भी इंश्योर करते हैं कि हाउस का जो डिसिप्लिन और डेकोरम है वो मेंटेन रहे, बिहेवियर अच्छा रहे पार्लियामेंट का, ताकि मतलब कि कोई भी जो पर्सन है उसको सस्पेंड करने की नौबत ही ना आए। तो उसी के साथ जो है हम अपने पॉलिटी के करंट अफेयर को कवर करते हैं, खत्म करते हैं यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू सो मच।